आज हम जानेंगे बच्चों ट्रांसफ़र आरएनए के बारे में। हमने मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए इनकी बात पहले भी की है और ये तीनों ही नॉन जेनेटिक आरएनए की श्रेणी में आते हैं। मैसेंजर आरएनए जो कि मैसेज लेकर जाता है या जिसमें मैसेज उसके डीएनए के कोडेड होते हैं, और इसी मैसेंजर आरएनए से जो मैसेज होते हैं वो ट्रांसफ़र आरएनए अपने अंदर लेता है और फिर वो वहाँ से राइबोसोमल आरएनए तक पहुँच जाता है। तो ये जो एक प्रोसेस है उसमें बीच में ट्रांसफ़र आरएनए का जो रोल है या ट्रांसफ़र आरएनए किस प्रकार का होता है उसकी आज हम बात करेंगे, उसके बारे में आज हम जानेंगे। क्योंकि पहले हम जो बात कर चुके हैं कि मैसेंजर आरएनए कैसे बनता है, जो कि डीएनए जो होता है उसके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, उसका जब स्ट्रैंड एक खुलता है उसकी कॉपी हो जाती है। जो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं उनके दोनों स्ट्रैंड्स जब खुल के सामने दो ओपन उसकी ब्रांचेज नज़र आती हैं तो उनमें से जो भी कोड करना होता है, जिस प्रकार का प्रोटीन बनना होता है, उसकी सूचना उसकी एक आर्म से कॉपी हो जाती है। क्योंकि दोनों सूत्र जो डीएनए के होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर हमारे पास में एक तरफ की बेसेस आ जाती हैं तो हम दूसरी तरफ की बेसेस अकॉर्डिंगली उसमें लगा सकते हैं। तो डीएनए से जो मैसेंजर आरएनए में या ऐसा आरएनए बना जिसमें कि मैसेज कोडेड है, अब वो जो कोडेड मैसेज है वो कोडेड मैसेज कहाँ जाएगा? प्रोटीन बनने के लिए राइबोसोमल आरएनए पर या राइबोसोम्स पर पहुँचेगा। तो अब ये पहुँचेगा कैसे? वो पहुँचता है ट्रांसफ़र आरएनए के थ्रू। तो ट्रांसफ़र आरएनए एक प्रकार का अडेप्टर मॉलिक्यूल है जो कि क्या करता है, अमीनो एसिड्स को अर्थात उसकी जो सूचना है उसको राइबोसोम तक छोड़ देता है और साथ में उसके बीच में ये क्या कर लेता है, मैसेंजर आरएनए की जो सूचना होती है कि ये प्रोटीन बनेगा, तो अकॉर्डिंगली जो सूचना इसको मिली है वो सूचना किसकी फॉर्म में है? अमीनो एसिड्स की फॉर्म में है, और अमीनो एसिड्स ही मिलकर के प्रोटीन्स बनाते हैं। तो जितने ट्रांसफ़र आरएनए बनेंगे वो अपने अलग अलग प्रकार से अलग अलग अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं। कुछ इस प्रकार के ट्रांसफ़र आरएनएज भी होते हैं जो कि बहुत सारे उनको कोड कर सकते हैं। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफ़र आरएनए एक बीच की कड़ी है। मैसेंजर आरएनए डीएनए से बना और बीच में ट्रांसफ़र आरएनए आया जिसने कि उसकी सूचना को अपने अंदर निहित कर लिया और वहाँ से निकल के केंद्रक से निकल के कहाँ पहुँचा? राइबोसोम्स तक। राइबोसोम पे राइबोसोमल आरएनए ने अपना काम शुरू कर दिया जो कि राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन की तरीके से काम करते हैं। तो आज हम उदाहरण ले रहे हैं यीस्ट का जो ट्रांसफ़र आरएनए जो होता है जो कि फिनाइल एलेनाइन को एक्सेप्ट करता है और उसको पहुंचाता है वहाँ पर राइबोसोम्स तक। तो उसका उदाहरण लेके आपको हम बताते हैं। इतना समझ आ गया होगा आपको कि ट्रांसफ़र आरएनए एक बीच की कड़ी है या अडेप्टर मॉलिक्यूल है जो कि एमिनो एसिड्स को अपने अंदर जोड़ता है और उसको कहाँ छोड़ देता है? राइबोसोम्स पर। अगर आपसे कोई पूछता है ट्रांसफ़र आरएनए का क्या काम है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ट्रांसफ़र आरएनए एमिनो एसिड्स को डिलीवर करता है राइबोसोम्स तक। साथ में जो मैसेंजर आरएनए में जो निहित होती हैं इंफॉर्मेशंस उनको डीकोड करके बताता है कि कौन सा प्रोटीन बनेगा, तो उसके लिए कौन कौन से अमीनो एसिड्स की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें डीएनए के, तो वो क्या होता है? एक लीनियर सीक्वेंस होती है। जबकि अगर आप मॉडिफाइड उस फॉर्म में बात करें तो आप देखते हैं डबल हेलिकल, तो वही ट्रांसफ़र आरएनए के साथ में भी है कि ट्रांसफ़र आरएनए का लीनियर स्ट्रक्चर जो होता है वो कि एक लंबी श्रृंखला होती है और साथ में इनके कुछ मॉडिफाइड बेसिस भी इनके साथ में जुड़ जाते हैं। और मॉडिफाइड बेसिस जब जुड़ जाते हैं, कई तरीके की मॉडिफाइड बेसिस होती हैं, यानी जो CA, CG ये जो है आपके पास में U है यानी यूरेसिल है, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, यूरेसिल, ये जो सारी हैं। क्योंकि आरएनए की बात हम कर रहे हैं तो यहाँ पर थाइमिन आपको हटा देना है, उसकी जगह यूरेसिल लग जाएगा। तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल ये बेसिस हैं और कुछ मॉडिफाइड बेसिस हैं जो कि मॉडिफाई हो चुकी हैं, कुछ रूपांतरित हो चुकी हैं। जैसे आप इसमें आप देख सकते हैं ये अलग अलग जो लूप्स दिखा रखे हैं और फाई वगैरह बता रखा है इस तरह से। इसको अब हम आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं।
तो जो मोस्ट कॉमन टाइप की यहाँ पर आप देखेंगे कौन कौन सी मॉडिफाइड बेसिस होती हैं, तो आप पढ़ेंगे किताबों में, कहीं लिखा हुआ है 4-थायोयूरिडिन, कहीं स्यूडोयूरिडिन। तो यहाँ पर आप एक जो पाई जैसा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं टी के बगल में, जो टी लूप में है, ये भी एक प्रकार की मॉडिफाइड बेस है। इसको आपने स्यूडोयूरिडिन के नाम से जाना जाता है। इसे राइबोथायमिडीन, जहाँ कहीं बड़ा टी लग रहा है तो उसको हम राइबोथायमिडीन के नाम से जानते हैं। जो डी लिखा हुआ है वहाँ डी है एक तरह से डाईहाइड्रोयूरिडिन। अगर एमजी लिखा हुआ है कहीं, तो एमजी जहाँ पर देखिए आप डी स्टेम में एमजी लिखा है, तो ये एक मॉडिफाइड बेस है। तो सिंपल अगर आप देखें तो इसमें 60 से 95 के आसपास न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं एक ट्रांसफर आरएनए में। पर मॉडिफाइड बेसिस जो इसमें बीच बीच में जुड़ जाती हैं, उसके कारण जो है इसका एक स्ट्रक्चर जो होता है वो किस प्रकार का बन जाता है, एक प्राइमरी से सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है आरएनए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो मैसेंजर आरएनए है उसकी सूचना जो है, जब उसके अंदर ये जुड़ जाते हैं मॉडिफाइड बेसिस, तो वो एक प्रकार का शेप ले लेता है। और ये शेप, क्योंकि आरएनए हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन सेकेंडरी, इसलिए हमने शुरू में आपको बताया कि प्राइमरी जो स्ट्रक्चर है, प्राथमिक स्ट्रक्चर जो इसका है, वो होता है लीनियर, एक सिंगल। लेकिन जैसे ही ये सिंगल अलग अलग शेप लेना शुरू करता है, शुरू में आपको हमने पढ़ाया था कि स्टेम कैसे बनते हैं, लूप्स कैसे बनते हैं, और इनके स्टेम्स के बनने के कारण ऐसा लगता है जैसे ये डबल स्ट्रैंडेड हो गया है। आपको बच्चों हम पहले भी बता चुके हैं कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अगर आपने एक भी इसका चैप्टर छोड़ दिया तो आप अगले चैप्टर को नहीं समझ पाएंगे। तो आरएनए जो होता है, आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्या स्ट्रक्चर है, आरएनए तो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो आप बता सकते हैं कि जब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आता है आरएनए, तो ये अलग अलग प्रकार की शेप में लेता है। तो ट्रांसफर आरएनए अमूमन क्लोवर लीफ मॉडल ये कहलाता है। इस मॉडल को, जो हम मोस्ट कॉमन मॉडल है, ये डिफरेंट बेस पेयरिंग के साथ में स्टेम्स बनाता है। जो खड़ी ब्रांचेज आमने सामने की होती हैं उन्हें हम स्टेम के नाम से कहते हैं, और जो लूप बन जाता है, गोला बन जाता है, उसे हम कहते हैं लूप। तो ये लूप के बनने के कारण ये जो स्ट्रक्चर होता है एक क्लोवर लीफ की तरह से नज़र आता है, इसलिए इसको नाम दिया गया है क्लोवर लीफ मॉडल। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि सिंपल बेसिस के साथ में जब मॉडिफाइड बेसिस का इनकॉर्पोरेशन हो जाता है तो ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर में दिखाई देने लग जाता है ट्रांसफर आरएनए। अब अगर इसको आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो हम समझ सकते हैं कि इसको इतने सारे आपको जो पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, 3 लूप नज़र आ रहे हैं, एक छोटी सी आर्म नज़र आ रही है, 3 प्राइम एंड पर एक लंबा सिरा नज़र आ रहा है जिस पर OH लगा हुआ है, 5 प्राइम एंड उससे छोटा है। तो अगर आप इसको बहुत तरीके से समझ के करेंगे तो ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। हम एक एक को लेकर के फिर बात करते हैं कि इसको कैसे हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो हम इसके 5 हिस्से कर सकते हैं आसानी से। एक हिस्सा हमारा है 3 प्राइम और 5 प्राइम एंड वाला, जिसे कि हम 3 प्राइम एंड को बोल सकते हैं एक्सेप्टर आर्म भी कह सकते हैं, एक्सेप्टर स्टेम भी कहते हैं, और 3 प्राइम एंड को ही एक्सेप्ट जो होता है, ये फिनाइल एलेनाइन को एक्सेप्ट करने वाली जगह है। तो आप इसको कहते हैं एमिनो एसिड की एक तरह से एक्सेप्टर ब्रांच है। यहाँ पर ये हिस्सा एक हिस्से की तरह से आपको डिफाइन करना है, समझना है। इसको हम बोलते हैं एमिनो एसिड एक्सेप्टर स्टेम, क्योंकि अमीनो एसिड या अमीनो एसिड जो भी आप इसको प्रोनाउंस करें, ये एक हिस्सा है जो आपको समझ के लिखना है। एग्ज़ाम में अगर इसके बारे में पूछा जाता है कि क्लोवर लीफ मॉडल को आप एक्सप्लेन करिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले इसको हिस्से को लीजिए, इसको ड्रॉ करिए कि 3 प्राइम एंड जो है वो इसका अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म है, और इसमें ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है, इसे हम 3 प्राइम कहेंगे। इसके ऑपोजिट जो है, देखिए जो CCA है, ये इनवेरिएंट रेजिड्यू कहलाता है इसका। ये इसको अगर आप देखें तो इसमें 74 से 76 के आसपास आपको मिल सकते हैं बेसिस, और इसमें ये जो ऊपर CCA आर्म आपको नज़र आ रही है, ये जो 3 प्राइम एंड की तरफ है, इसको आप बोलते हैं इनवेरिएंट रेजिड्यू वाली आर्म है, या अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म।
तो ये एक्सेप्टर आर्म एक पार्ट हो गया इसका। अब अगर हम 5 प्राइम से, क्योंकि क्लोवर लीफ मॉडल को अगर आपको समझना है तो आप इसको आसानी से एंटी क्लॉकवाइज में समझ सकते हैं। अगर क्लॉकवाइज में चलेंगे तो इसको समझने में आपको दिक्कत आ सकती है। तो हम अगर एंटी क्लॉकवाइज चलें तो 5 प्राइम एंड से आप नीचे आ जाइए। अब डी स्टेम की हम बात करें तो दूसरा इसका हिस्सा क्या हो गया, डी आर्म। एक्सेप्टर आर्म की बात हम कर चुके। स्टेम आप उस हिस्से को कहेंगे जहां पर कि आरएनए आपको डबल स्ट्रैंडेड की फॉर्म में नजर आता है, उस हिस्से को डी स्टेम हम कहेंगे। और जब वो जाकर के आगे लूप की फॉर्म में आ जाता है तो उसको हम लूप के नाम से जानते हैं। तो पहला हिस्सा एमिनो एसिड एक्सेप्टर आर्म हो गई, दूसरा हिस्सा हो गया डी स्टेम या डी आर्म। डी आर्म में आपको डी स्टेम भी डिफाइन करना है और डी लूप भी बताना है। जब हम एंटी क्लॉकवाइज 5 प्राइम से आगे की तरफ बढ़ते हैं डी आर्म की तरफ, तो डी आर्म में आप देखिए एक तो मॉडिफाइड बेस लगा हुआ है जो कि mg हमने जहाँ पर लिख रखा है, इसको हम बोलते हैं 1 मिथाइल ग्वानोसिन। तो मिथाइल ग्वानोसिन एक जगह लगा हुआ है। उसके बाद में आप देखिए यहाँ पर मुश्किल से C के साथ G है और U के साथ A है, और ये इस प्रकार से 3 से 4 जो है वो बेस पेयर्स का स्टेम बन गया है। आगे अगर हम जाएं इसके लूप की तरफ तो ये है 7 से एक तरह से 12। देखिए इनको आप काउंट करना शुरू करिए, CAGDD GGGAG। ये अगर आप देखें तो 7 से 12 के बीच में किसी में 7 का मिलेगा, किसी में 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह से। इसको हम बोलते हैं DHU लूप, जिसमें कि मॉडिफाइड बेसिस भी हैं, और इसको हम बोलते हैं डाई हाइड्रोयूरिडिन लूप, डी लूप या DHU लूप। किसी बुक में आपको ये DHU लूप के नाम से भी मिल सकता है। इसमें डाई हाइड्रोयूरिडिन जो होती है वो बेस होती है। जहाँ जहाँ देखिए डी लिखा हुआ है ये मॉडिफाइड बेसिस हैं। अगर आप इसे काउंट करेंगी तो ज़्यादा इसमें नहीं आएगा। वैसे बेसिस जो नॉर्मल बेसिस हैं रूटीन की वो कम होती हैं, लेकिन मॉडिफाइड बेसिस इसमें ज़रूर मौजूद होती हैं। इसलिए ये जो लूप होता है इसको हम कहते हैं एमिनो एसिड सिंथेटेज बाइंडिंग साइट। ये जो लूप है जिसमें डाई हाइड्रोयूरिडिन मॉडिफाइड बेस भी मौजूद है, इसको हम कहते हैं अमीनो एसिड सिंथेटेज बाइंडिंग साइट। अगर आपसे पूछता है कोई कि बताइए अमीनो एसिड सिंथेटेज बाइंडिंग साइट कौन सी होगी एक ट्रांसफर आरएनए में, तो आप तुरंत बता सकते हैं दैट DHU लूप जो है वहाँ पर बनता है अमीनो एसिड सिंथेटेज। तो अब आई थिंक कि आपको अब ये समझ आ गया होगा। हमने इसके पहले भाग की बात करी अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म, दूसरी बात करी हमने डी आर्म की जिसमें डी स्टेम है और डी लूप है। अब आगे हम चलते हैं क्योंकि हम इसको एंटी क्लॉकवाइज पढ़ रहे हैं। अब अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर एक नीचे जो गोला सा बना हुआ है इसको हम एंटी कोडोन लूप के नाम से जानते हैं। आप देखिए एंटी कोडोन लूप हमने लिखा हुआ है। तो मिडिल लूप है ये एक तरह का, क्योंकि इसके राइट हैंड को एक लूप है, लेफ्ट हैंड को एक लूप है और बीच में ये एक लूप है। इसको हम बोलते हैं एंटी कोडोन लूप, क्योंकि ये एक कैरी करता है मैसेंजर आरएनए के कोडोन को, जो कि कौन सा अमीनो एसिड बनेगा इसकी सूचना इस लूप में निहित होती है। और एंटी कोडोन इन जो ट्रांसफर आरएनए होता है और कोडोन इन द मैसेंजर आरएनए बाइंड बाय स्पेसिफिक आरएनए बेस पेयरिंग। सो द कोडोन्स इन मैसेंजर आरएनए आर रीड एज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। आपको समझ में आई ये बात कि जो बात आपको शुरू में हमने बोली थी हम 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ क्यों चल रहे हैं, क्योंकि एंटी कोडोन्स जो होते हैं वो ओरिएंटेड किस तरीके से होते हैं, वो लिखे हुए तो 3 प्राइम से 5 प्राइम में होते हैं, लेकिन जब उन्हें हम पढ़ते हैं तो उन्हें हमें 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में पढ़ना होता है। इसीलिए आपको हम 5 प्राइम से 3 प्राइम में लेकर आए। लिखे हुए हैं 3 प्राइम से 5 प्राइम में। ये जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे तो आपको ये भाषा समझ में आने लगेगी। इसमें आप इसको अगर आप देखें अच्छी तरह से तो यहाँ पर ये लूप बना हुआ है और एंटी कोडोन स्टेम बना हुआ है। इसमें CM MC इस तरह से जो लिखे हुए हैं ये मॉडिफाइड बेसिस हैं। साथ ही आगे आप देखें तो आइनोसिन भी मौजूद है इसमें। ये जो एंटी कोडोन लूप है, ये एंटी कोडोन लूप में आइनोसिन बेस जो अगर प्रेजेंट है तो उसकी क्या एबिलिटी हो जाती है कि एक से अधिक कोडोन सीक्वेंस को वो
स्टडी कर सकता है, लूज पेयरिंग हो सकती है। एंड एट द 3 प्राइम एंड ऑफ द कोडोन एंड 5 प्राइम ऑफ कोडोन, इसको हम वूबल के नाम से, यानी द प्रेजेंस ऑफ आइनोसिन बेस इन द एंटीकोडोन गिव्स ट्रांसफर आरएनए। अगर आइनोसिन प्रेजेंट है तो उसके कारण आरएनए में क्या क्षमता आ जाती है, एबिलिटी टू बेस पेयर टू मोर देन वन कोडोन सीक्वेंस। तो ये एक से अधिक कोडोन सीक्वेंस को ले सकता है अपने साथ में बाय लूज पेयरिंग एट द 3 प्राइम एंड ऑफ द कोडोन एंड 5 प्राइम ऑफ एंटीकोडोन। ये वूबल एक तरह का कहलाता है। इसको एक बार आप पढ़ के देखना, नहीं समझ में आता तो आपको फिर हम बताएंगे। जो बात आपको हमने कही कि लिखी हुई जो होती है इसमें सूचनाएं, वो 3 प्राइम से 5 प्राइम लिखी हुई होती हैं और पढ़ी जाती हैं 5 प्राइम से 3 प्राइम में। तो ये जो एंटीकोडोन स्टेम है, एंटीकोडोन लूप है, इसके बाद एक छोटी सी ब्रांच ये साइड में निकल रही है, इसको हम वेरिएबल लूप के नाम से जानते हैं। वेरिएबल आर्म और वेरिएबल लूप, जो कि 3 से 21 रेजिड्यूज और उसमें स्टेम अप टू जो इसका स्टेम बनता है वो 7 बेस पेयर्स का बनेगा सिंपल, और बाकी जो है इसमें लूप जो होगा वो 3 से 21 तक का हो सकता है इसमें। आगे जो इसकी अगली है वो है T5C आर्म। ये होती है राइबोथायमिडीन, यानी थायमिन नहीं प्रेजेंट होती, लेकिन यहाँ पर अगर राइबोथायमिडीन है तो वो दिखाई देगी आपको इसमें लिखी हुई। एंड स्यूडोयूरिडिन, ये जो फाई जैसा मार्क बना रखा है इसको हम स्यूडोयूरिडिन के नाम से जानते हैं। और ये आर्म जो होती है वो इंटरेक्ट करती है लार्ज सब यूनिट राइबोसोमल आरएनए की जो बड़ी यूनिट्स होती हैं उनके साथ ये वाली आर्म काम करती है। इसीलिए आप इसे रिकॉग्निशन साइट यानी राइबोसोम की रिकॉग्निशन साइट के नाम से जानती हैं। हम इस साइट को, ये देखिए टी स्टेम का ये है स्टेम वाला पार्ट, और ये है इसका साइड में लूप जिसे हम T5 लूप या T5C आर्म कहते हैं। ये जो पाए का जो दिखाई दे रहा है ये आप स्यूडोयूरिडिन के नाम से आप इसे जानते हैं। और ये स्यूडोयूरिडिन जो होती है इसका काम क्या होता है इस लूप का या इस लूप में, कि जो राइबोसोम पर जब ये ट्रांसफर आरएनए जाता है तो वहाँ पर जो बड़े राइबोसोमल आरएनएज होते हैं उन सब यूनिट को ये आसानी से रिकॉग्नाइज कर लेता है, पहचान लेता है, इसलिए इसकी भी आवश्यकता होती है। तो आप देखिए एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो होता है, मैसेंजर आरएनए, किस प्रकार से ट्रांसफर आरएनए की फॉर्म में आके और अपने अलग अलग काम सबको असाइन कर देता है और असाइन करके फिर राइबोसोम पर जाता है, जिससे कि अगर बड़े राइबोसोमल यूनिट्स हैं तो उनको ये लूप पहचान लेगा। एंटीकोडोन जो है जो कि मैसेंजर आरएनए की सूचना रखते हैं, ये बताएंगे कि कौन सा आपको प्रोटीन बनाना है। और ये जो आर्म है 3 प्राइम एंड पर ये एमिनो एसिड्स को एक्सेप्ट करके वहाँ पहुँच जाता है। इस प्रकार से क्लोवर लीफ मॉडल जो ट्रांसफर आरएनए का है वो बहुत अच्छे से इसके काम को एक्सप्लेन करता है कि किस प्रकार से मैसेंजर आरएनए से सूचनाएं राइबोसोमल आरएनए तक पहुंचाई जाती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे।